students, this is unit 5 of language through literature, creating your own voice. इस यूनिट के बीच में ये लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर की लास्ट यूनिट है. इस यूनिट के बीच में दो लेट्स से आर्टिकल्स या फिर वेब आर्टिकल्स जो हैं वो आप लोगों को दिए गए हैं. बट फर्स्ट ऑफ ऑल जिन्होंने इस यूनिट के नोट्स प्रिपेयर किए हैं नालिनी प्रभाकर, उन्होंने पहले आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है कि एग्जैक्टली क्रिएटिंग योर ओन वॉइस ये है क्या चीज. लाइक वी नो पोएट्री, वी नो ड्रामा, फिक्शन. सो क्रिएटिंग योर ओन वॉइस का मतलब क्या है? इट मीन्स कि जब आप खुद से अपना रिस्पॉन्स चीजों को दे. फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ पॉलिटिकल इवेंट हो रहा है तो आपको उसके बारे में क्या लगता है? अगर लेट्स से कि नेचुरल डिजास्टर हो रहा है, कोई फॉर एग्जाम्पल कहीं में आग लग गई है जंगल में, सो आपके उसके बारे में क्या ओपिनियन है? अगर आपको कुकिंग अच्छी लगती है सो आपके उसके बारे में क्या आइडियाज है? ये सारी आपकी अपनी वॉइस है. एंड देन फाइंडिंग एन अप्रोप्रिएट एंड इफेक्टिव फॉर्म टू कम्युनिकेट दिस टू द वर्ल्ड. और फिर अपने उन आइडियाज को दुनिया तक पहुंचाने के लिए एक सही मीडियम ढूंढना. So some of these kind of mediums are blog writing, internet post, social media, YouTube and all these social medias, newspaper, television, ये सब चीजें मिलाकर एक जरिया है जिससे आप कम्युनिकेट कर सके अपने थॉट्स, अपने आइडियाज जो है दूसरे लोगों से. So this you can read about this here. They have mentioned blog, essays, research paper. ये सब एक फॉर्म है जिसके जरिए आप अपने जो भी आपके आइडियाज है, खुद की जो भी आपकी आवाज है वो दूसरों तक पहुंचा सकते हैं. देन शी हैज गिवन टिप्स कि किस तरह से आपको ये सब करना चाहिए, कि आपका करेज होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए आपको अपने आइडियाज बताने की, ऑनेस्ट होने चाहिए आप, ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए आपका. इस तरह से उन्होंने दिखाया है. देन इस यूनिट के बीच में दो पार्ट है, 5A एंड 5B. वी विल ओनली कवर 5A इन दिस वीडियो बिकॉज 5A के बीच में एक जर्नल आर्टिकल है जो पब्लिश हुआ है. सो हुसैन दराक्शन जो है ये एक जर्नलिस्ट है जिन्होंने आर्टिकल लिखा है कि किस तरह से सोशल मीडिया जो है वो एंटी नॉलेज है. एंटी नॉलेज का मतलब कि वो नॉलेज के अगेंस्ट है सोशल मीडिया जो है. सेकंड जो यहाँ पे ब्लॉग है वो न्यूज़पेपर का एक ब्लॉग है जो ट्विंकल खन्ना, शी इज अ फेमस एक्ट्रेस ऑफ बॉलीवुड, शी हैज रिटन दिस व्हेन शी विजिटेड वन ऑफ द एग्जीबिशन. सो एग्जीबिशन उन्होंने एक घूमने गई थी, वो वहां पर उनको कैसा एक्सपीरियंस था उनका, उसके ऊपर उनका ब्लॉग है. सो वी विल फोकस ऑन द फर्स्ट वन एंड वी विल सी, जैसे हमने बाकी यूनिट्स में देखा है, दैट व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेब राइटिंग, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लॉग, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसेज, रिसर्च पेपर. और आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि अगर मैंने एग्जाम में आपको एक पैराग्राफ दे दिया है या एक कंसेंट पैसेज दे दिया है तो आपको उसको पढ़ के पता लगना चाहिए कि ये ब्लॉग है या ऐसे है या रिसर्च पेपर है, और आपको उसके रीजंस भी पता होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अगर वो रिसर्च पेपर है तो उसके बीच में साइटेशन होंगी. साइटेशन का मतलब कि उसके बीच में रेफरेंसेस दिए होंगे. देखा होता ना कई बार आपने कि लिखा होता है और उसके ऊपर 1-2 जो है पोस्टस्क्रिप्ट में लिखा होता है, नीचे राइटर वगैरह के नाम दिए होते हैं कि कहाँ से ये कोट ली गई है. सो वो सारे रेफरेंसेस, साइटेशन जो है वो रिसर्च पेपर का पार्ट है. ऐसे जो है वो मोर लेट्स से कि पर्सनल होता है, आपके व्यूज क्या है. ब्लॉग राइटिंग जो है उसमें हेडिंग होगी, सब हेडिंग होगी, जो पूरा इंटरनेट का एक ब्लॉग होता है उस तरह से आपकी राइटिंग होगी. सो आपको पता होना चाहिए कि इन तीनों चीजों में डिफरेंस क्या है. नाउ लेट्स move forward. Unit 5A, how social media endangers knowledge by Hussein Darakshan. So हुसैन जो है ये ईरानियन कैनेडियन मीडिया पर्सनालिटी है, यानी कि इनका जन्म ईरान में हुआ है लेकिन इनके पास कनाडा की भी सिटीजनशिप है. 1975 में बर्थ हुआ इनका. इन्होंने एमए इन फिल्म स्टडीज, फिल्म एंड मीडिया स्टडीज की है यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से. और उसके बाद किस तरह से इनकी लाइफ के बारे में यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि ईरान में इनको अरेस्ट कर लिया गया था अपने ही घर में. ये तेहरान में रहते थे. 2008 में इनको अरेस्ट कर लिया गया था वहां पे, ये बोलकर कि ये स्पाई हैं, यानी कि जासूस हैं या फिर रिलीजन के खिलाफ ये गलत बातें बोलते हैं. लेकिन 2014 में वहां के सुप्रीम लीडर जो है ईरान के, उनकी क्षमा याचना पे या लेट्स से कि उनकी मर्सी पिटीशन पे इनको रिहा कर दिया गया था. सो किस तरह से एक जर्नलिस्ट की लाइफ जो है वो डिफिकल्ट है. उन लोगों को अपनी लाइफ जोखिम में डाल के
लेट्स से कि न्यूज देनी पड़ती है या न्यूज के बारे में बात करना पड़ता है। सो उसके बाद यहाँ पे आप उनकी लाइफ के बारे में पढ़ सकते हैं, और उनका जो ऑनलाइन मैगजीन जिसमें ये आर्टिकल पब्लिश है, दिस इज अ गुड पॉइंट। अगर आपके पास लैंग्वेज टू लिटरेचर के ओरिजिनल टेक्स्ट नहीं है, एज आई ऑलवेज से कि यू शुड रीड द ओरिजिनल टेक्स्ट, देन ऑन दिस वेबसाइट यू कैन फाइंड द ओरिजिनल आर्टिकल, जिस आर्टिकल के बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। आई रिपीट कि यहाँ पे जो भी हम पढ़ रहे हैं, दीज आर ओनली द नोट्स प्रोवाइडेड बाय द SOL और प्रोवाइडेड बाय द DU, बट द ओरिजिनल टेक्स्ट इज समथिंग डिफरेंट। ओरिजिनल टेक्स्ट जो है वो आपको खुद से ढूंढ के पढ़ना है, या फिर मार्केट में फ्लिपकार्ट पे बुक अवेलेबल है आप लोगों के लिए, बट आई थिंक द बुक इज आउट ऑफ स्टॉक, सो आई सजेस्ट कि आप जो है वो वेबसाइट पे जाकर, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंटेंट अवेलेबल है, या गूगल पे जाकर ही ये कंटेंट जो है ढूंढकर वहां से पढ़ें। सो जो ये ऐसे अपना लिख रहे हैं, जिस ऐसे का नाम है ऐसे और से, कि जो इन्होंने अपना आर्टिकल लिखा है जिसका नाम है हाउ सोशल मीडिया एंडेंजर्स नॉलेज, किस तरह से सोशल मीडिया नॉलेज को, ज्ञान को खतरे में डालती है। उसमें उनका मेन पॉइंट है फेक न्यूज से रिलेटेड और इंफॉर्मेशन डिसऑर्डर से रिलेटेड, कि सोशल मीडिया जो है वो फेक न्यूज क्रिएट करती है, इसी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम जो है, सच्चाई सामने नहीं आ पाती है और नॉलेज के बारे में बात नहीं हो पाती। Then the first thing is describe that what exactly is social media. So web based communication, internet से related जो भी communication उससे related tool जो है, सारी चीजें, everything is social media. For example, if you use Facebook, then Facebook app, Facebook tools, internet, your mobile phone, everything is a part of social media. And then I have no need to describe what exactly is social media, you all know. But then important thing is कि social media parents are always concerned कि उनके बच्चों कितना time social media पे वो spend कर रहे हैं, offices में मैनेजर एंड अदर लाइक हेड्स आर कंसर्न कि उनके एम्प्लॉय ज्यादा टाइम सोशल मीडिया पे तो वेस्ट नहीं कर रहे। सो देयर इज ऑलवेज अ कंसर्न, एक फिक्र है सोशल मीडिया से रिलेटेड कि हम लोग कहीं इसका ज्यादा इस्तेमाल तो नहीं कर रहे। एंड वी ऑलवेज हियर अबाउट द आइडियाज कि सोशल मीडिया के नेगेटिव इफेक्ट्स हो रहे हैं लोगों के रिलेशनशिप पे, हमारी सोसाइटी पे, हमारी नॉलेज पे, फैमिली रिलेशनशिप पे, फ्रेंडशिप पे, एवरीथिंग पे। बट देन सोशल मीडिया वाज क्रिएटेड फॉर एजुकेशन, फॉर मार्केटिंग एंड अदर पर्पसेस। जो अच्छी चीजें हैं उसके लिए इस्तेमाल होना चाहिए, बट वी आर यूजिंग इट फॉर टोटली यूजलेस थिंग, लाइक कि हम पढ़ाई से रिलेटेड, अच्छे किसी कमाने से रिलेटेड उस चीज को छोड़कर हम लोग फालतू की न्यूज उस पर ज्यादा ढूंढते हैं और अपना टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट करते हैं। इसके लिए एक टर्म यूज की गई है पैसिव कंज्यूमर, कि हम लोगों को पैसिव कंज्यूमर बना दिया जाता है। लेट्स टेक दिस एग्जांपल, जब टेलीविजन इज आल्सो, आप सोशल मीडिया का पार्ट तो नहीं कह सकते, बट आप कह सकते हैं कि हाँ टेलीविजन से ही सोशल मीडिया स्टार्ट हुआ है। पहले टेलीविजन आया तो उसी की प्रॉब्लम आगे सोशल मीडिया में और बढ़ के सामने आई। अगर टेलीविजन में फीचर कम थे तो प्रॉब्लम भी कम थी, लेकिन अब सोशल मीडिया में अगर फीचर ज्यादा है तो प्रॉब्लम्स भी ज्यादा हैं। सो व्हाट इज द मेजर प्रॉब्लम इज दैट वी बिकम पैसिव कंज्यूमर। पैसिव कंज्यूमर मीन्स कि न्यूज चैनल में कई बार फालतू की न्यूज आती रहती है, हमें जबरदस्ती, हमें आदत है कि हाँ टीवी लगा के बैठना और देखना है कुछ ना कुछ। इसके अलावा हमने हाथ में फोन पकड़ा, हमें आदत है कि यूट्यूब खोल लिया और चलाना है, फेसबुक इंस्टाग्राम खोल लिया, हमें देखना है, व्हाट्सएप पे रोज लोगों को मैसेजेस भेजने हैं। सो ऑल ऑफ दिस इज अ पार्ट ऑफ बीइंग अ पैसिव कंज्यूमर। नाउ द क्वेश्चंस, व्हाट आर द डेंजर्स ऑफ सोशल मीडिया, आपको पता होना चाहिए। एंड देन हाउ इज नॉलेज प्रोड्यूस्ड, नॉलेज किस तरह से प्रोड्यूस्ड होती है। सो नॉलेज इज प्रोड्यूस्ड थ्रू अ प्रोसेस ऑफ कांस्टेंट सीकिंग एंड क्वेश्चनिंग। ये लाइन यहाँ पे दी हुई है, लेकिन इस लाइन को आप अपने वर्ड्स में कैसे लिखेंगे कि नॉलेज इट इज प्रोड्यूस्ड बाय हार्ड वर्क, कंटिन्यूअसली यू नीड टू लुक इनटू द कंटेंट। जिस भी चीज के बारे में आपको नॉलेज चाहिए होती है, आपके उसके लिए हार्ड वर्क करना होता है और लगातार आपको उसी के ऊपर मेहनत करनी होती है। इस तरह से नॉलेज प्रोड्यूस होती है। बट नाउ अ डेज वी थिंक दैट ओके, इवन यूट्यूब पे अगर वीडियो भी है तो हम उसे पूरा नहीं देखते, बिकॉज हमें लगता है कि हम जब एग्जाम आएंगे तब देख लेंगे। बट दैट इज द रॉन्ग आइडिया। यू शुड वॉच राइट नाउ एंड देन उसके बाद आपको आगे अपनी बुक पढ़ के उसके अलावा भी मेहनत करने की जरूरत है। बट वी डोंट डू दैट, वी जस्ट स्टिक टू द सोशल मीडिया। लर्निंग ऑब्जेक्टिव, इस चैप्टर के बीच में क्या क्या आपको सीखना चाहिए। सो वेब कंटेंट की ऑथेंटिसिटी, यानी कि वो सच है या झूठ, इससे रिलेटेड। एनसाइक्लोपीडिया क्या होते हैं, उनकी ग्रोथ कैसे होती है। रैशनैलिटी और नॉलेज का क्या रिलेशनशिप है। टेलीविजन की क्या मेन क्वालिटीज हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। टेलीविजन किस तरह से नॉलेज के अगेंस्ट है। सोशल मीडिया क्या है और कैसे ये नॉलेज के लिए चैलेंज है। और उसके अलावा वेब कंटेंट को कैसे डेवलप करना है। आई एम एक्सप्लेनिंग अगेन, वेब कंटेंट का मतलब ये नहीं कि आपको वेबसाइट बनानी आनी चाहिए। वेब कंटेंट का मतलब ये कि जो वेब पे लिखे जाने वाली चीजें हैं, लाइक अगर आप ब्लॉग लिख रहे हैं तो आपको ब्लॉग बनाना नहीं आएगा, लेकिन ब्लॉग के बीच में जो लिखना है वो आपको लिखना आना चाहिए।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे के बारे में पैराग्राफ 1 to 4 के बीच में क्या एक्सप्लेन किया गया है, जो ओरिजिनल ऐसे ओरिजिनल जो ये आर्टिकल है ऐसे है, इसके बीच में सबसे पहले डिस्क्राइब किया है हाउ डिड एनसाइक्लोपीडियाज कम अबाउट, कि एनसाइक्लोपीडिया होते क्या और कैसे ये बने। सो फर्स्ट थिंग डिस्क्राइब्ड इन पैराग्राफ 1 and 2 ऑफ द मेन ऐसे, जो डायरेक्शन ने ऐसे लिखा है, उसके बीच में पहले और दूसरे पैराग्राफ में डिस्क्राइब किया गया विकिपीडिया के बारे में, कि कैसे विकिपीडिया जो है ये अमेरिका के जो लिबरल लोग थे या बाकी कंट्रीज के जो लिबरल लोग थे उन्होंने डेवलप किया था एक आइडिया के साथ कि इसकी वजह से सब लोग जो है वो नॉलेज ले सकेंगे फ्री में, हर किसी को किसी भी टाइम कहीं पर भी फ्री नॉलेज मिल सकेगी विकिपीडिया के थ्रू। लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि इसका मिसयूज होना शुरू हो गया और जहां पे फ्री नॉलेज की बात होनी थी वहां पे अब सिर्फ सेलिब्रिटीज की लाइफ और मूवीज और इन सब चीजों के बारे में ही रह गया है पूरा जो विकिपीडिया है। सो फेक न्यूज, फेक वीडियोस, इन सब चीजों के बारे में, व्हाट्सएप के कंटेंट के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। उसके बाद अब नेक्स्ट जो पैराग्राफ 3 and 4 है उसके बीच में डिस्क्राइब किया गया है एनसाइक्लोपीडिया क्या होता है। विकिपीडिया से पहले एनसाइक्लोपीडिया का कॉन्सेप्ट था। एनसाइक्लोपीडिया की जो शुरुआत थी वो इस्लामिक गोल्डन एज, जिसमें प्रॉफिट मोहम्मद ने बोला था कि अगर आपको नॉलेज लेनी पड़े तो चाइना जाकर भी ले आना। ये एक कहावत है। सो जिसके बाद जो कंट्रीज हैं, जो प्रॉफिट मोहम्मद के इस ऐलान के बाद बाकी कंट्रीज लाइक ग्रीक, सीरिया, पर्शियन और इंडियन जो टेक्स्ट थे उनको अरेबिक में ट्रांसलेट किया गया, उनके बारे में पढ़ा जाने लगा और उसके बाद एनसाइक्लोपीडियाज बनने लगे। एनसाइक्लोपीडिया का मतलब होता है कि एक पूरी बुक जिसके अंदर हर चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई हो। उसके बाद कहा जाता है कि जो चाइनीज एनसाइक्लोपीडिया है वो 7th सेंचुरी में ही बन चुके थे। सो अलग अलग चीजों के बारे में बताया गया है और बाद में यूरोप में जो है वो एनसाइक्लोपीडिया 18th सेंचुरी में बनने शुरू हुए। सो 18th सेंचुरी को एज ऑफ एनलाइटनमेंट भी बोला जाता है, जिसमें जर्मन फिलोसोफर इमैनुअल कांत वगैरह के बारे में बात की गई है कि उन्होंने कहा कि डेयर टू नो, जानने की हिम्मत रखी जाती है। सो अगर आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ा होगा कभी अपनी 12th क्लास में, तो आपको पता होगा कि किस तरह से लिबर्टी, इक्वालिटी और फेटर्निटी के बारे में बात की जा रही थी। सो बेसिकली उन्होंने अपने पैराग्राफ 3 और 4 में एक्सप्लेन किया है कि कैसे इंसाइक्लोपीडिया जो है वो अलग अलग कल्चर में डेवलप हुए, मुस्लिम कंट्रीज में किस तरह से डेवलप हुए हैं, चाइनीज कंट्रीज में किस तरह से डेवलप हुए, यूरोप में किस तरह से डेवलप हुए और क्या उनकी इंपॉर्टेंस थी। सो व्हाट वाज द क्राइसिस एट विकिपीडिया? विकिपीडिया का क्राइसिस क्या हुआ था कि विकिपीडिया को ओरिजिनली क्रिएट किया गया था नॉलेज के पर्पज से कि हर जगह बुक लेकर जाना और बुक में सारी इंफॉर्मेशन देना पॉसिबल नहीं है। सो जब लोगों के पास इंटरनेट था तो उन लोगों ने एक इंटरनेट पे एक विकिपीडिया बनाया और उन्हें लगा कि इसकी वजह से जितनी भी नॉलेज है वो हर किसी को फ्री में प्रोवाइडेड होगी। अगर आपको किसी भी चीज के बारे में कुछ नहीं पता है, लेट्स से कि आपको नहीं पता कि हड़प्पन सिविलाइजेशन क्या होती है, तो आप इंटरनेट पर डालिए और विकिपीडिया आपको बता देगा कि वो क्या होता है। बट हुआ क्या, क्राइसिस क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या हुआ कि अब विकिपीडिया सिर्फ सेलिब्रिटीज की लाइफ के बारे में रह गया। अब हम सिर्फ उस पर सिर्फ मूवीज के बारे में सर्च करते हैं, सेलिब्रिटीज के बारे में सर्च करते हैं। नाउ व्हाट इज एन एनसाइक्लोपीडिया? क्वेश्चन का आंसर ऊपर दिया हुआ है पैराग्राफ के बीच में कि एनसाइक्लोपीडिया जो है उसका मतलब होता है कि जहां पे सारी जो नॉलेज है वो एक ही जगह पे आपको दी गई हो। व्हेन डिड कंपाइलेशन ऑफ एनसाइक्लोपीडियाज बिगिन? अलग अलग जगह पे एनसाइक्लोपीडिया जो है वो बनने किस तरह शुरू हुए, यूरोप में किस तरह बनने शुरू हुए, ईरान में किस तरह बनने शुरू हुए, चाइना में किस तरह बनने शुरू हुए। नेक्स्ट पैराग्राफ 5 to 6 के बीच में इन्होंने पॉइंट आउट किया है कि किस तरह से टेलीविजन से रैशनैलिटी की जगह इमोशन ज्यादा दिखाए जाते हैं। सो बेसिकली व्हाट ही इज ट्राइंग टू से कि टेलीविजन की वजह से जो रैशनैलिटी मतलब जो सही चीजें होती है, जिनके पीछे कुछ लॉजिक होता है, वो दिखाने की बजाय आपको इमोशनल चीजें ज्यादा दिखाई जाती हैं। सो टाइपोग्राफिक कल्चर से फोटोग्राफिक कल्चर की तरफ हम जाते जा रहे हैं। नाउ व्हाट इज टाइपोग्राफिक टू फोटोग्राफिक कल्चर? टाइपोग्राफिक से फोटोग्राफिक का मतलब है कि फोटोज के जरिए, पिक्चर्स के जरिए आप लोगों के इमोशंस को क्रिएट किया जाता है, इमोशंस को टच किया जाता है और वही न्यूज आपको या वही चीजें आपको टेलीविजन पे दिखाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके आंखों के सामने कोई एक्सीडेंट हुआ हो, आप उसको बिल्कुल नहीं भूल पाएंगे। वहीं अगर आपको कोई बोल के बताए कि हाँ उस जगह पर एक्सीडेंट हुआ है, तो आपको कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। टेलीविजन से क्या हुआ कि अब जो दूर दराज की चीजें हैं वो भी आपको अपने ही घर पे बैठे हुए दिखाई देने लगी हैं। सो बहुत सारी चीजें आपको इफेक्ट करने लगी, लेकिन इसकी अच्छी डायरेक्शन में जाने की बजाय इसका उल्टी डायरेक्शन में जाने लगा, बिकॉज टेलीविजन जो है वो कमर्शियल है। अपने पैराग्राफ 6 में एक्सप्लेन किया गया है, वो एक एक्सपेंसिव मीडियम है। न्यूज प्रोड्यूस करने के लिए, सीरियल्स, मूवीज प्रोड्यूस करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है और उस पैसे के लिए कंज्यूमर्स को पैसिव कंज्यूमर बना दिया जाता है, यानी कि
हम लोगों को सिर्फ वही चीजें दिखाई जाती हैं जिनसे टेलीविजन का फायदा हो। अगर कोई न्यूज चैनल वाले न्यूज दिखा रहे हैं तो वो न्यूज के अलावा भी बहुत सारी चीजें लाइक एडवर्टाइजमेंट्स और ऐसी न्यूज जिनका आपको कोई जरूरत नहीं है वो भी आपको फीड करी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने टीवी ऑन किया ये देखने के लिए कि आपके एग्जाम्स होंगे या नहीं, लेकिन टीवी ऑन करते ही आपके सामने न्यूज़ क्या आती है, न्यूज क्या आती है कि अमेरिका में क्या हुआ, चाइना में क्या हुआ, या फिर कौन सी स्टेट में क्या हुआ, और आप सब लोगों को ये इस तरह से एक इमरजेंसी दिखाई जाती है कि ये सब जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, जबकि वो सब जानना आपके लिए जरूरी नहीं। सिर्फ जो काम आपके काम से रिलेटेड, अगर आप स्टूडेंट है तो आपकी स्टडी से रिलेटेड जो काम है वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप पॉलिटिशियन है तो पॉलिटिक्स से रिलेटेड चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसी तरह से लेट्स टेक दिस एग्जांपल, जब आपको न्यूज चैनल वाले या टीवी चैनल वाले वो एंटरटेनमेंट वाली खबरें दिखाता है, लाइक दे शो कि पिछले हफ्ते किसी टीवी चैनल पर क्या हुआ, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू एट ऑल, लेकिन आप लोगों को वो दिखाया जाता है कि न्यूज में आ रहा है तो इम्पोर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए। वी डोंट क्वेश्चन कि न्यूज में क्या दिखाया जा रहा है या टीवी पे क्या दिखाया जा रहा है। सो व्हाट आर द टू इंपॉर्टेंट पॉइंट द डायरेक्शन मेक्स इन पैराग्राफ 5 और 6 में उन्होंने क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनाए हैं कि हमें फोटोज के जरिए, टेलीविजन के जरिए हमें ज्यादा इमोशंस को जगा के हमें पैसिव कंज्यूमर बनाया जाता है, और हम लोगों को ज्यादा न्यूज जो है, फेक न्यूज या कैसी भी न्यूज हमें फीड की जाती है। उसके बाद टेलीविजन किस तरह से नॉलेज के लिए चैलेंज है और टेलीविजन मॉडर्न लाइफ में कैसे चेंजेस लेकर आता है। नेक्स्ट इज टेलीविजन के बाद उन्होंने बात करी पैराग्राफ 7 और 8 में इंटरनेट पुश बैक्स, इंटरनेट के बारे में कि किस तरह से इंटरनेट पर, पहले जब इंटरनेट बना था स्विट्जरलैंड के बीच में, तो ये सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए यूज होता था, एकेडमिक पर्पस लाइक ग्रुप डिस्कशन, ब्लॉग्स, इलेक्ट्रॉनिक मैगजीन्स, मेलिंग लिस्ट, फॉरम, इन सब चीजों के लिए। विकिपीडिया भी इन्हीं सब चीजों के लिए बना था। गूगल सर्च भी सिर्फ स्टडीज पर्पस के लिए ही बनी थी, रिसर्च पर्पस के लिए बनी थी। बट नाउ डेज बिकॉज एवरीथिंग इज कमर्शियल, हर चीज पैसे से रिलेटेड है, सो इन सारी चीजों को चेंज करके अब पूरा पैसे पे बेस्ड सारी चीजें जो है वो बनाई गई, यानी कि मेन पर्पस जो है वो पैसा कमाना रह गया है, नॉलेज देना नहीं रहा है। यू कैन आंसर दीज क्वेश्चन जो नीचे दिए हुए हैं। आफ्टर दैट द सोशल मीडिया, द वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंसेस। सो पैराग्राफ 9 और 10 में उन्होंने एक्सप्लेन किया कि किस तरह से फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इन सब के आ जाने के बाद, ट्विटर के आ जाने के बाद हम लोग चीजों का एनालिसिस नहीं करते, हम सिर्फ जो सामने दिखाया जाता है उसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो चीज फेसबुक पे आ गई, व्हाट्सएप पे आ गई या ट्विटर पे आ गई, हम उसे सच समझ लेते हैं। जो भी चीज टीवी पे दिखा दी जाती है हम उसे सच समझ लेते हैं, जबकि उनका एनालिसिस बिल्कुल नहीं करते कि ये चीजें सच है या झूठ है। उसके अलावा यहाँ पे बात की गई है कि किस तरह से ऑथेंटिसिटी ऑफ इंफॉर्मेशन जांचने का, कि ये नॉलेज सच है या झूठ, कोई भी ऑप्शन नहीं होता। अभी फिलहाल व्हाट्सएप ने एक ऑप्शन लॉन्च किया है कि आप रिपोर्ट कर सकते हैं, बट क्या आप सच में जान सकते हैं कि जो भी वीडियो शेयर हो रहा है वो सच है या झूठ है? आप ये नहीं जान सकते बिल्कुल भी। उसके अलावा किस तरह से सोशल मीडिया जो है वो टेलीविजन के ही रूल्स को फॉलो करता है, सिस्टम को फॉलो करता है। ये यहाँ पे 6 पॉइंट्स में डिस्क्राइब किया गया। पहला पॉइंट की वीडियो एंड इमेजेस वाला, सेम जिस तरह से वो लोग वीडियो इमेज दिखा के हमारे इमोशंस को यूज करते हैं, वही चीज टीवी और सोशल मीडिया दोनों करते हैं। फिर हमें अप्रूवल चाहिए होता है, जिस तरह से टीवी पे अगर आप कुछ देखने लगे हैं तो उसी चीज की रेटिंग बढ़ा दी जाती है, उसी तरह से अगर आप सोशल मीडिया पे कुछ आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक बटन करो, जबकि लाइक बटन की जगह एनालिसिस बटन होना चाहिए। आपको उस चीज का एनालिसिस करना, उस चीज की जांच करनी आनी चाहिए कि ये सच है, गलत है, क्या है, कैसे है, लेकिन वो सब नहीं दिखाया जाता। बस लाइक बटन है आपके पास। अगर आपको कोई वीडियो दिखाई जा रही है कि ओके कुकिंग कैसे करनी है, तो उस वीडियो में आपको ये नहीं बताया जाएगा कि इस कुकिंग का फायदा क्या है, क्या नुकसान है, इसको और अच्छे से कैसे कर सकते हैं। उसके लिए आपको नीचे डिस्कशन दे रहे हैं, बट कोई डिस्कशन उन टॉपिक्स पे नहीं करता। बस आ जाके आप लाइक, डिसलाइक, लव, ये सब बटन ही आपके लिए अवेलेबल है। देन यूजर नॉलेज के लिए जाते हैं इन सब प्लेटफॉर्म पे, लेकिन उनको नॉलेज की जगह बाकी की इंफॉर्मेशन ज्यादा फीड करी जाती है। फोकस जो है वो अपीयरेंस पे है, हम देखी हुई चीजों की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड होते हैं, फोटोज, इमेजेस, और उन्हीं की तरह बनने की कोशिश भी करते हैं। और क्यूरियोसिटी जो है, हमारी उत्सुकता जो है उसको कम कर दिया गया है, बिकॉज जो चीजों के बारे में आप ज्यादा सर्च करते हैं वही आपकी हिस्ट्री में आती रहती है। सो कोई न्यू चीज, अगर आप ऑलरेडी कुकिंग में इंटरेस्टेड है, स्काई डाइविंग में इंटरेस्टेड है, मूवीज में इंटरेस्टेड है, सो उसके अलावा बाहर की कोई चीज, लेट्स से बुक या और ट्रैवलिंग के बारे में आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, क्योंकि जब तक आप खुद से सर्च नहीं करते, और आप खुद से कभी सर्च नहीं करेंगे क्योंकि आप ऑलरेडी, आपको बहुत सारा कंटेंट सोशल मीडिया ने दे दिया है जिस चीज में आप ऑलरेडी इंटरेस्टेड हैं।
सो देयर इज अनदर डिफरेंस जो एक्सप्लेन किया गया है, बीइंग किसी चीज के होने में, हैविंग उस चीज के लेने में, लाइक कि वो चीज आपके पास है या नहीं, एंड देन अपीयरिंग कि वो चीज आपकी दिख रही है या नहीं। सो यानी कि पहले किसी चीज का होना ना होना मैटर करता था। उसके बाद कैपिटलिज्म के आने के बाद, कैपिटलिज्म एक फिनोमेना है, एक मूवमेंट है जिसमें कह सकते हैं कि पैसा ही सब कुछ कहा जाए अगर, तो हैविंग कि आपके पास है या नहीं, जिसके पास है वो इंपॉर्टेंट है, जिसके पास नहीं है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। बट अब का जो टाइम है, पोस्ट कैपिटलिज्म का जो टाइम है, जिस टाइम में हम आज जी रहे हैं, सोशल मीडिया का टाइम, आपके पास चीजें हो या ना हो मैटर नहीं करता, लेकिन वो दिखनी चाहिए। आप लंदन घूमने गए या नहीं गए मैटर नहीं करता, लेकिन आपकी फोटोज अगर लंदन से रिलेटेड हैं तो हाँ आप अच्छे हो। आपने पढ़ाई करी या नहीं करी वो मैटर नहीं करता, लेकिन अगर आपने फोटोज डालती हैं पढ़ते हुए की तो सबको लगेगा कि हाँ आपने पढ़ा है। So then the questions are given, you can answer these questions. Now next one is new challenge, कि अब नया चैलेंज जो है हमारे सामने वो क्या आता है, पैराग्राफ 11 और 12 में एक्सप्लेन किया गया है। पहला चैलेंज जो है कि किस तरह से सोशल मीडिया को नॉलेज की तरफ लेकर जाया जाए, और दूसरा चैलेंज है कि किस तरह से विकिपीडिया जैसे रिसोर्सेज जो हैं उनकी इंटीग्रिटी बचा के, यानी कि उनकी वैल्यू बचा के रखी जाए, और उनको सिर्फ एंटरटेनमेंट ना बनने दिया जाए, बल्कि उनको एक नॉलेज क्रिएट करने वाली चीज की तरह देखा जाए और उस तरफ उनको लेकर जाया जाए। सो व्हाट वी हैव लर्न्ड सो फार, सारे पॉइंट्स इन 4 पॉइंट्स में आपको समराइज कर दिए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, रैशनैलिटी एंड क्यूरियोसिटी आर एट द कोर ऑफ नॉलेज प्रोडक्शन एंड विकिपीडिया रिप्रेजेंट्स द पॉसिबिलिटी ऑफ डेमोक्रेटाइजिंग नॉलेज प्रोडक्शन इन 21st सेंचुरी। सो रैशनैलिटी यानी कि जब लोग चीजों के पीछे लॉजिक होता है, क्यूरियोसिटी उत्सुकता, ये नॉलेज का कोर है नॉलेज प्रोडक्शन का। अगर आपको किसी भी चीज के बारे में नॉलेज चाहिए तो आपको दिमाग लगाना होता है और आपको उसके प्रति उत्सुकता होनी चाहिए, उस चीज को जांचने की, जानने की उत्सुकता होनी चाहिए। और विकिपीडिया जो है वो एक पॉसिबिलिटी दिखाता है कि किस तरह से नॉलेज जो है वो 21वीं सदी में हर किसी को मिल सकती है। विकिपीडिया हर किसी के लिए फ्री में अवेलेबल है, लेकिन अगर उस पे नॉलेज वाले कंटेंट है और अगर हम उस पे नॉलेज ढूंढने जा रहे हैं, अगर हम सेलिब्रिटी देखने जाएंगे, एंटरटेनमेंट देखने जाएंगे, तो फिर विकिपीडिया का कोई फायदा नहीं है। The danger to knowledge production on web comes from a shift in the way we deal with the world and interact with each other. This is the shift towards emotion and appearance as reflected in the social media. So knowledge production के प्रति जो खतरा है वो इस वजह से है कि हम लोगों ने अपना अटेंशन जो है वो बाहरी चीजों की तरफ करा है, इमोशंस की तरफ करा है। हम अपने इमोशंस के बारे में ज्यादा सोचते हैं, अपीयरेंस, कौन सी चीज कैसी दिख रही है, इस चीज के बारे में ज्यादा कंसर्न्ड होते हैं। तो इस वजह से हमारा जो पूरा शिफ्ट है वो नॉलेज के साइड होने की बजाय अपीयरेंसेस की साइड और इमोशन की तरफ हो गया है। हम नॉलेजेबल चीज के बारे में टीवी पे नहीं देखेंगे, इंटरनेट पे नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अगर इमोशनल कुछ दिखाया जा रहा है कि वहां पे टेररिस्ट अटैक हो गया और वहां पे लेबरर्स मर गए हैं, या जब वहां पे रिच लोगों ने घोटाले कर दिए, तो जो इमोशंस हमें दिखाया, लेट्स से कि अगर कोई घोटाला ही हुआ है, कोई स्कैम हुआ है, तो उस स्कैम के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्या स्कैम हुआ है, कितने पैसों का हुआ है, क्या चीज। लेकिन हमारे दिमाग में वो सब बातें नहीं रहती। हमारे दिमाग में रहता है इससे गरीबों का नुकसान हो गया, इससे अमीरों का नुकसान हो गया, ये हो गया, वो इमोशनल चीजें हमारे माइंड को फीड करी जाती हैं। The focus on entertainment, commerce and appearance is preventing people from using reason to uncover lies, confusion and overgeneralization to detect abuses of logic and common sense. This has led to a situation where authenticity of information is under question. So जो हमारा ये पैसा, कॉमर्स, कमर्शलाइजेशन जो रिलेटेड है एंटरटेनमेंट का और टेलीविजन का, सोशल मीडिया का, इस वजह से हमारा जो ध्यान अपीयरेंसेस की तरफ है, बाहरी दिखावट की तरफ है, उसकी वजह से हम कभी भी उसके नीचे छुपे हुए झूठ को, कंफ्यूजन को, या जो लॉजिक नहीं है, इन सब चीजों को कभी भी हम जज नहीं करते। न्यूज में हमें जो भी दिखाया जाता है हमें लगता है कि हाँ न्यूज बनाने वाले तो पढ़े लिखे लोग हैं, तो उन्होंने जो दिखाया वो सच ही दिखाया है। हम कभी भी क्वेश्चन नहीं करते कि वो लोग जो दिखा रहे हैं वो सच है या नहीं। इसी तरह से हम लोगों को इंटरनेट पे जो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, व्हाट्सएप पे जो मिलते हैं, हम उसे सच समझ लेते हैं, कभी भी उसे क्वेश्चन नहीं करते कि क्या ये इन्फॉर्मेशन वाकई में सच है या नहीं है, या इससे ज्यादा भी कुछ सच है। सो ये सब चीजें जो है ये लेकर जा रही हैं कि इंफॉर्मेशन की ऑथेंटिसिटी, चीज ऑथेंटिसिटी मतलब कि वो सच है या झूठ है, इंफॉर्मेशन, इसको क्वेश्चन में खड़ा कर दिया है पूरी सिचुएशन में। There is a need to safeguard Wikipedia against this invasion of emotion and entertainment and make it a democratic vehicle for authentic knowledge production. और हमें जरूरत है कि विकिपीडिया को हम एंटरटेनमेंट से बचाएं और उसे एक डेमोक्रेटिक व्हीकल, यानी कि एक
आजाद एक जरिया बनाए ऑथेंटिक नॉलेज प्रोडक्शन का, जहां पे सच्ची नॉलेज का प्रोडक्शन हो सके। देन सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम ग्लॉसरीज आर गिवन। सो एस्टिसिज्म इज लाइक सिवियर सेल्फ डिसिप्लिन। जब आप बहुत ज्यादा सेल्फ डिसिप्लिन दिखाते हैं कि नहीं आपकी बाल जो है वो ऐसे नहीं ऐसे ही होने चाहिए, बस आपकी फोटो ऐसी नहीं ऐसे ही आनी चाहिए, सो दैट इज बहुत ज्यादा जब आप खुद को रूल्स रेगुलेशन में डालते हैं, दैट इज एस्टिसिज्म। एडवेंट द अराइवल ऑफ नोटेबल पर्सन और अ थिंग, किसी जाने माने आदमी का या चीज का आना। सो ये क्वेश्चन, दीज वर्ड मीनिंग्स आई एम नॉट डिस्क्राइबिंग बट द ओनली वन आयरॉनिक। आयरॉनिक इज स्लाइटली इंपॉर्टेंट। आयरॉनिक का मतलब है कि जब चीजें जिस तरह से हमें लगता है कि होंगी बल्कि उसके बिल्कुल अपोजिट तरीके से हो जाए। फॉर एग्जाम्पल हमें लगा था कि विकिपीडिया और इंटरनेट जो है ये लोगों की हेल्प करेंगे नॉलेज प्रोडक्शन में, लेकिन एक्चुअल में हुआ उसके बिल्कुल अपोजिट। सो दैट इज अ आयरोनिक सिचुएशन कि जैसा हमें लगा वैसा नहीं हुआ बल्कि उसके अपोजिट हो गया है। सो इन दिस यूनिट पे अटेंशन कि किस तरह से एक ब्लॉग लिखा जाता है। ब्लॉग लिखने के बारे में हालांकि इस यूनिट के बीच में कुछ भी नहीं दिया हुआ, बस ब्लॉग का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। सो आई सजेस्ट कि आप एक बार गूगल पे जाके देखें कि किस तरह से ब्लॉग लिखे जाते हैं, एक दो ब्लॉग पढ़ के देखें, और अगर आप चाहें तो ये जो ब्लॉग का लिंक यहाँ पे दिया हुआ है thewired.com वाला, आप वहां पे जाके ये ओरिजिनल जो आर्टिकल है या ऐसे है वो भी पढ़ के देखें। एंड देन ट्राई टू गूगल कि रिसर्च पेपर और ब्लॉग और सोशल मीडिया आर्टिकल इन सब में क्या डिफरेंस होता है। एंड प्लीज अगर आपने मेरी एग्जामिनेशन वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि पेपर में आपको आ सकता है कि आप ट्विटर लिखें। सो आपको पता होना चाहिए कि ट्विटर का फॉर्मेट क्या होता है। फॉर्मेट एग्जैक्टली ऑफ कोर्स आपको ईमेल की तरह ऐड करना है कि आपके ट्विटर का नाम क्या है, आपको आना चाहिए कि फेसबुक पोस्ट कैसे लिखते हैं। सो ये सारी चीजें बेसिक नॉलेज जो है आपको होनी चाहिए इनके डिफरेंसेस के बीच में कि फेसबुक पोस्ट में और ट्विटर पोस्ट में क्या डिफरेंस है, इंस्टाग्राम पोस्ट में और यूट्यूब में क्या डिफरेंस है, ब्लॉग में और आर्टिकल में क्या डिफरेंस है। ये सारी चीज अगर आप थोड़ा सा गूगल कर लेंगे तो आपको थोड़ा ज्यादा समझ आ जाएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस यूनिट।